हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कॉमर्स इनसाइडर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इससे पहले हमने बिजनेस स्टडीज़ की जो वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी, पर गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन आया कि जो एग्ज़ाम है वो 11th क्लास का अब नहीं होगा। तो इसलिए हम जो मतलब मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वो 11th क्लास के एग्ज़ाम नहीं होने कोरोना के कारण, तो हम उस वीडियो सीरीज़ को बंद कर रहे हैं। और 12th क्लास के नोटिफिकेशन के लिए सीबीएसई ने कहा है कि हम जून में उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं। इसलिए अब हमारा जो वीडियो का जो फोकस है मोस्टली 12th क्लास की तरफ रहेगा। तो इसलिए हम 12th क्लास की जो इकोनॉमिक है उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक, इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और धीरे धीरे इस पूरी वीडियो सीरीज़ को हम आगे ले जाएंगे। वीडियो को छोटी रखेंगे और मतलब पूरे टू द पॉइंट इस वीडियो को रखेंगे। इंट्रोडक्शन है, इसे लाइटली लीजिएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक को। तो इंट्रोडक्शन, तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या होती है, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक। आपने जो 11th क्लास में जो है माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ी है, आपने 11th क्लास में जो है माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ी है, जिसमें आपने क्या है एक इंडिविजुअल के बारे में बात करते हो कि इंडिविजुअल क्या कर रहा है, किस उस इंडिविजुअल की वजह से डिमांड सप्लाई में क्या अंतर हो रहा है। मीन्स एक व्यक्तिगत, एक पर्सनल, एक जो एक उपभोक्ता, यानी कि कहीं एक प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर, एक बिजनेसमैन, एक इंडस्ट्रियल के बेसिस पे आप जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि आप उनके प्रिंसिपल को डिसाइड कर रहे हो। डिमांड क्या होगी, सप्लाई क्या होगी, एक इंडिविजुअल की बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे हो। बट मैक्रो इकोनॉमिक, जब आप नेशन की बात कर रहे हो, जब आप मैक्रो लेवल पर यानी बड़े लेवल पर स्तर पर बात करते हो, तो उसके लिए एक इंडिविजुअल के बेसिस पे आप जो है इकोनॉमिक का कोई भी चीज़ जो आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जो हम मैक्रो इकोनॉमिक उसके लिए आइए। जो मैक्रो इकोनॉमिक है मोस्टली जो आपका जो आप भविष्य में भी आप जब आप आओगे तो मतलब आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो माइक्रो से ज़्यादा मैक्रो की इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखती है, क्योंकि जो माइक्रो है वो इंडिविजुअल लेवल पे डील करती है, जो मैक्रो वो नेशनल लेवल पे और जो है बड़े लेवल पे डील करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब धीरे धीरे इसके इंट्रोडक्शन में तो इतना ही है कि माइक्रो माइक्रो मैक्रो होती क्या है। तो इसे हिंदी में जो समष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं, इसे हिंदी में जो है समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। यानी कि जो बड़े लेवल पे समष्ट, यानी समष्ट है ना, तो बड़े लेवल पे जो है ये इकोनॉमिक डील करती है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ कि जो 11th क्लास की जो आपकी इकोनॉमिक की बुक है और जो 12th क्लास की इकोनॉमिक की बुक है, यानी कि माइक्रो और मैक्रो में क्या अंतर है, तो सबसे पहले तो इंडिविजुअल जो बेसिस है स्टडी का वो इम्पोर्टेंट रखता है कि जो आपका जो इंडिविजुअल है स्टडी, जो आप उसमें जो डील करते थे वहाँ पे आप 11th क्लास में इंडिविजुअल बेसिस पे करते थे कि इंडिविजुअल की वजह से क्या डिमांड सप्लाई पे अंतर हो रहा है। कि एक व्यक्ति है, उसकी आय बढ़ रही है तो डिमांड जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। और आप प्रोडक्शन में, एक प्रोडक्शन हाउस है जो सप्लाई बढ़ा रहा था, उसका प्राइस पे क्या असर होता है, वो इंडिविजुअल बेसिस पे आप कर रहे थे। पर यहाँ पे इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं होता। यहाँ पे जो है वो समस्त, यानी कि एक पूरे की आप कंज्यूमर की आप बात करते हो कि कंज्यूमर क्या कर रहा है। कि जैसे कि इकोनॉमी अचानक से जो है रेसेशन आ गया, या फिर अचानक से जो है कि की पूरी इंडिया की जो आय है वो 10% से बढ़ गई है। तो इससे जो है डिमांड एंड सप्लाई पे क्या असर हो रहा है, ठीक है। अगर 10% से अचानक से इंडिया में आय बढ़ रही है तो डिमांड सप्लाई पे क्या असर हो रहा है। यानी कि जो इंडिविजुअल बेसिस नहीं है, यहाँ पे जो है बहुत बड़ा एक होल इंडिया परस्पेक्टिव, जो एक बहुत बड़ा कंट्री लेवल पे हम जो बातें कर रहे हैं, ओके, बहुत बड़ी लेवल पे हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या है, यानी कि जो इंडिविजुअल, पिछले वाले में क्या हम कह रहे थे कि इंडिविजुअल की डिमांड क्या है, इंडिविजुअल की सप्लाई क्या है। यहाँ पे हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है। आप टेंशन मत लीजिए, सारे के सारे जो आपके में चैप्टर्स हैं तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ओके। इसके अलावा इकोनॉमिक एजेंट्स क्या हैं, जैसे इकोनॉमिक एजेंट्स वहाँ पे क्या आते हैं। 11th क्लास में आप क्या करते थे कि एक इंडिविजुअल से डिसाइड कर रहा है कि भाई उसकी इनकम कितनी है, तो वो उसकी वजह से डिमांड उसकी कितनी है, उसकी सप्लाई, एक इंडिविजुअल सप्लायर उसकी सप्लाई है तो उसकी वजह से प्राइस क्या है। एक इंडिविजुअल लेवल पे सब बातें हो रही थी। बट यहाँ पे जो इकोनॉमिक एजेंट एंड डिसीजन मेकर जो है वो बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, यानी कि जो सेबी बैंकिंग चैप्टर में हम ये बताएंगे कि सेबी होती क्या है। इसके अलावा जो आरबीआई, अब वो हालांकि आरबीआई के बारे में आपको पता है, ये बैंकिंग चैप्टर में आपको बताऊंगा कि आरबीआई क्या है, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार डिसाइड कर रही है। तो ये बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है यहाँ पे डिसीजन मेकर है, वो एक इकोनॉमिक एजेंट, ये सारे जो है इकोनॉमिक एजेंट्स जो है मैक्रो इकोनॉमिक में, और ये सारी जो है आपके बुक्स में है। इसके अलावा सेंट्रल इशू, यानी कि जो ये दोनों पॉइंट अलग अलग हो गए, यहाँ पे ये डिफरेंस है, देखो ये दोनों पॉइंट अलग अलग है। सेंट्रल इशू, यानी कि जो 11th क्लास में बात कर रहे थे कि सेंट्रल इशू क्या क्या है। आप कहते थे क्या कि क्या प्रोडक्शन किया जाए, किसके लिए किया जाए, कब किया जाए, ये सारी प्रॉब्लम्स थी।
यहाँ पे सेंट्रल इश्यूज जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे सेंट्रल इश्यूज वहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे थे, यहाँ पे जो है ये बहुत बड़े लेवल पे नेशनल लेवल पे हो जाते हैं कि नेशनल लेवल पे क्या है, क्या प्रोडक्शन किया जाए, कौन उसका प्रोडक्शन करेगा, किसके लिए किया जाए। और इसके अलावा और भी कई सारे सेंट्रल इशू आ जाते हैं, बहुत सारे इशू आ जाते हैं जो कि सेंट्रल लेवल पे, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी, बहुत एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे इशूज जो है सेंट्रल इशू में आ जाते हैं। ठीक है, इसी के अलावा डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन, यानी कि जो अजम्पशन है उस टाइम पे जो क्या हम क्या कहते थे कि डिमांड जो बढ़ रही है, सप्लाई जो बढ़ रही है, उसमें हम क्या कहते थे, अन्य बातें समान रहने पे, यानी कि अदर फैक्टर जो है मतलब कॉमन, मतलब वो इक्वल, उनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे। उनके अलावा जो एक चीज़ पे अगर मान लो कि अगर हम कह रहे हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, यानी कि जो अदर फैक्टर वो उनमें कोई चेंजेस नहीं है, उसके अलावा इनकम बढ़ी तो हम मान सकते हैं कि डिमांड जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, पर ये क्या हम कह रहे हैं कि जो बाकी चीज़ें, जो बाकी फैक्टर है जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारे के सारे क्या है, वो अनचेंज है, यानी उनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे। पर यहाँ पे जो मैक्रो लेवल पे, यानी कि जब आप ट्वेल्थ क्लास में पढ़ोगे तो इस ये आपका बेसिस नहीं रहेगा, आपका बेसिस ये नहीं रहेगा। आपके बेसिस अजम्पशन के क्या हो जाएंगे, आपके बेसिस अजम्पशन के, एक तो अजम्पशन मोस्टली जो मैक्रो लेवल पे नहीं रहती हैं। ठीक है, मैक्रो लेवल पे जो है अजम्पशंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाती हैं, लगभग ना के बराबर रहती है। इकोनॉमिक्स मॉडल नए नए होते हैं, पर इकोनॉमिक्स मॉडल के अजम्पशन होते हैं, पर इनके जनरली नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स को जो है यहाँ पे डिफरेंस मिलता है। क्या माइक्रो लेवल पे जो है आप जानते थे कि जो माइक्रो लेवल पे आप देखते हो कि आप यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल ने सेविंग की तो उससे क्या होगा, आप बोलते हो कि इंडिविजुअल सेविंग कर रहा है कि भविष्य में जो है माइक्रो में, कि जो इंडिविजुअल अगर सेविंग करेगा तो भविष्य में उसकी क्या होगी कि उसका जो वेलबींग है वो अच्छा रहेगा। पर जब आप मैक्रो लेवल पे बात करोगे तो ये नहीं रहेगा। अगर इंडिविजुअल सेविंग कर रहा है तो उससे जो है पूरी इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ता है। इंडिविजुअल सेविंग कर रहा है तो हो सकता है कि वो सेविंग कहाँ कर रहा है, बैंक में कर रहा है कि अपने घर में कर रहा है। अगर बैंक में कर रहा है तो अच्छी बात है, घर पे कर रहा है तो यानी कि जो कंट्री में जो है मनी सप्लाई जो है कम होने वाली, मनी सप्लाई कम होगी तो यानी इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो मीन्स कि जो इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो एक नई तरह की साइकिल जो है वो बन जाती है। जबकि माई 11th क्लास में ऐसा कुछ नहीं है, आपने देखा। तो ये सारी जो है डिफरेंस जो है आपने 11th 12th में देखने के लिए मिलेंगी। इसी के अलावा जो है आपको जो स्कोप में, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक का स्कोप क्या होता है, क्योंकि 11वीं क्लास के भी जो आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देने की कोशिश की जाती है कि एक्चुअली में इकोनॉमिक्स की आपका इंट्रोडक्शन किया जाता है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, वो दिखाने, उसके कुछ प्रिंसिपल्स को आपको समझाने की कोशिश की जाती है। अब 12th क्लास में जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और आई थिंक बहुत अच्छी बुक भी है, तो आपको ज़रूर मतलब दिल से पढ़ना चाहिए। और उसके अलावा जो देखते स्कोप क्या मैक्रो इकोनॉमिक का, तो सबसे पहले तो जो नेशनल इनकम है उसे एस्टिमेट करने में ये बहुत मदद करती है। नेशनल इनकम क्या है वो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, और हर एक टॉपिक जो इसमें है वो सब मैं बताऊंगा। जैसे कि अब मैं बता देता हूँ आपको, इसमें एग्रीगेट रिलेटेड टॉपिक मिलते हैं कि थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड थ्योरीज क्या है, मनी से रिलेटेड थ्योरीज हो गई, जनरल प्राइस राइज जैसे हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन महंगाई कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है घट रही है, गवर्नमेंट का रोल क्या रहता है, और जो हमारा एक्सचेंज रेट और बीओपी है इनमें क्या होता है। ये सारे टॉपिक जो हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। सिग्निफिकेंस की बात करी जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक की सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबसे पहले तो आप किसी भी देश की जो इकोनॉमिक की व्यवस्था है वो आप उसकी मैक्रो इकोनॉमी देख के बताते हो। आप आज कहते हो कि जो यूएस है वो डेवलप कंट्री, यूएसए जो है डेवलप कंट्री, कैसे? आपने कोई पैरामीटर लिया होगा, आपने जीडीपी ली होगी उनकी, आपने कोई ना कोई पैरामीटर, जीडीपी जो है आपने 11th क्लास में नहीं पढ़ी पर 12th क्लास में पढ़ोगे, यानी कि ये एक डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये जो एक रोड मैप देता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। आप इंडिविजुअल मतलब जब 11वीं क्लास में आप किस बेस पर कह सकते हो कि इंडिया जो है वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री है कि नहीं है, या डेवलप्ड कंट्री है कि नहीं है। पर यहाँ पे आप जीडीपी को लेके बात कर सकते हो, यहाँ पे आप और भी पैरामीटर्स है, बीओपी को लेके बात कर सकते हो, और भी कई पैरामीटर जहाँ पे आप इस चीज़ों को बात कर सकते हो। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आप जान सकते हो कि इंडिया की या किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है कि नहीं है। आप बीओपी स्टेटस जान सकते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस क्या है। आप इसमें प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड जान सकते हो, पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये सारे टॉपिक्स जो आगे मैं सब डिटेल में कराऊंगा, बहुत अच्छे से क्लासेस होगी, बहुत अच्छे से मैं ये टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा। एंड मैं डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि आप जो इकोनॉमिक्स हैं आपको अगर मतलब अच्छा नहीं लगता होगा बेशक पहले 11th क्लास में, 12th में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि 12th क्लास की जो इकोनॉमिक है बहुत अच्छी है। आपको काफ़ी ज़्यादा जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो व्यू है वो देखने को जो है वो स्कोप को बड़ा कर देती है। आपको जो न्यूज़पेपर आज तक आपको लगता था कि पता नहीं क्या है, वो न्यूज़पेपर पढ़ना भी आपको आ जाएगा, समझ आ जाएगा। बल्कि जो 12th क्लास की इकोनॉमिक है आई थिंक वो जो है, अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो, बाय चांस आप 11th 12th में भी नहीं हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी नहीं कर रही हो, हालांकि जितने भी टॉपिक्स, जितने भी जो
जो मैं करा रहा हूँ, जितने भी आगे वीडियो बनाऊंगा मैं इकोनॉमिक के, वो आप गवर्नमेंट जॉब की, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर प्रिपरेशन करें तो उसमें भी उतना ही इक्विवेलेंट और उतना ही महत्व है जितना आपका 12th क्लास के बोर्ड के लिए, बल्कि ये गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और बाई चांस आप किसी भी तरह की एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहे हो तो भी आपको मेरे हिसाब से बेसिक इकोनॉमिक्स जो है, जो 12th क्लास में दे रखी है, उसे आपको जानना चाहिए कि क्या क्या है, क्योंकि यही आपको बताती है कि यही आपको एक मीन्स एक अच्छा जागरूक सिटीजन बनाती है, जिससे कि आप अपने आसपास की अर्थव्यवस्था को जान सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए और मीन्स मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपके पास मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।